हेलो गाइस दोस्तों 2025 स्टार्ट हो चुका है और 2025 के अंदर अगर आप अपने सपनों के घर को बनाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 2025 में मैं अपना एक घर बना लेता हूं, लेकिन घर बनाने के लिए कोई अच्छा ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर तो मिले और आप उसकी सर्चिंग कर रहे हो। अब दोस्तों आप सर्च तो कर रहे हो, लेकिन आपको सर्च करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। तभी जाकर के आप अपने घर को एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर स्किल्ड जो टीम है उससे आप वर्क करवा सकते हो। उनकी ठेकेदार की 2025 में क्या रेट रहेगी, आपको घर की कॉस्टिंग कितने आने वाली है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों आप देख रहे हैं आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश टाटीवाल। और गाइस चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 2025 के अंदर एक ठेकेदार की क्या रेट होनी चाहिए, एक घर को बनाने के अंदर जो है एक ठेकेदार की लेबर कॉस्ट क्या होनी चाहिए, दोस्तों उसकी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो है एक ठेकेदार का चुनाव कैसे करते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसकी भी जानकारी आपको मैं लास्ट में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों 2025 है, इसके अंदर आपको एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर की एक अच्छी अगर बात करें तो टीम की जो रेट है वो अराउंड आपको 300 रुपये से लेकर के 350 साढ़े 300 तक स्क्वायर फीट पड़ने वाली है। सपोज कीजिए कि आपका जो 1000 स्क्वायर फीट का आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, तो 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट की जो टीम है उसका बिल जो है अराउंड, अगर 300 रुपये की उसकी रेट है तो 3 लाख रुपए का उसका जो बिल बन करके आने वाला है। अब दोस्तों 300 रुपये के अंदर वो क्या क्या वर्क करेगा, वो वर्क करेगा आपका नीचे फाउंडेशन से लेकर के, यानी कि फुटिंग एक्सप्रेशन से लेकर के फुटिंग भरना, आपकी जो कॉलम्स है उनकी फाउंडेशन को भरेगा, स्टोन मेसनरी नीचे फाउंडेशन की अगर आप बनाते हो या ब्रिक की बनाते हो वो बनाएगा, डीपीसी उसके अंदर बनाएगा। डीपीसी डालने के बाद में सोलिंग कच्चा जो है वो आप वहाँ पे होगा। देन उसके बाद में वहाँ पे वापस अगर कॉलम स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं तो कॉलम का वर्क करना है, कॉलम की कास्टिंग होगी, उसकी लेइंग होगी। उसके बाद में आपका जो ब्रिक वर्क का वर्क है, आपकी ईंटों की जो चुनाई है उसका वर्क स्टार्ट होगा। दोस्तों ये काम हो गया। इस काम के होने के बाद में क्या होता है, जब स्लैब की बारी आती है फिर हमें छत डालनी होती है। इसमें आपकी प्लाई की या शटरिंग की या बल्ली फंटास हो गई या फिर एमएस की जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर वो अपना बेस प्रिपेयर करेंगे और छत डालेंगे। छत के अंदर जो स्टील की बंधाई है, मतलब स्टील की जो लेइंग हो गई उसकी बाइंडिंग हो गई, और जो कंक्रीटिंग का वर्क है वो भी ठेकेदार इसी रेट के अंदर आपको करके देगा। और इसके अलावा जो है आपका स्लैब जब डल जाती है तो उसके बाद में ऊपर की जो पैराफिट है वर्क है उसको भी वो कर सकते हैं। वो भी आपके एग्रीमेंट के अंदर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर स्कोप उसका डाल रहे हैं, कितना एरिया आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपका स्लैब का कास्ट कंप्लीट हो गया तो फिर नीचे जो है आ जाती है बात वहाँ पे प्लास्टरिंग की। तो प्लास्टर करने का जो वर्क है वो भी कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप के अंदर रहता है। और जो इवन जो चौखट होती है, चाहे आपकी लकड़ी की चौखट की बात करूँ मैं या फिर बात करूँ स्टोन की या ग्रेनाइट की चौखट वगैरह हो गई, तो वो जो चौखट की फिक्सिंग है वो भी कॉन्ट्रैक्टर आपको इस रेट के अंदर करके देगा। तो दोस्तों प्लास्टर का वर्क हो गया, सिविल स्ट्रक्चर का हो गया, कंक्रीटिंग का वर्क हो गया, ब्रिक वर्क का वर्क हो गया। ये सारे एक स्कोप हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्टर लेने होते हैं। कोई एमएस की रेलिंग वगैरह होंगे या जाल वगैरह होंगे तो वो भी जो सिविल ठेकेदार है वो आपको इसी रेट के अंदर आपको इंस्टॉल करके देगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये रही लेबर रेट की बात। अब इसके बाद में जो बात आ जाती है आपकी, वो बात आ जाती है कि इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला आपको कि रेट जो है 300 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है। ये रेट मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वेरी करता है कॉन्ट्रैक्टर के वर्क के ऊपर कि उसका वर्क कितना है, स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर है या नहीं है, उसको नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास में अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने पकड़ लिया जिसको ड्राइंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो काम के बारे में नहीं समझता, तो दोस्तों वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आगे चल करके आपके लिए लॉस का सौदा हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टर का जो सिलेक्शन है वो कैसे करना होता है। तो वैसे जैसे ही कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो आप नए से नए ठेकेदारों को आप देखना और परखना आप स्टार्ट कर देते हो। आप अपने जो भी जानकार रिलेटिव या फिर नॉन है उनके घर का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा या उनसे आप पूछताछ स्टार्ट कर देते हो कि भैया मुझे भी अपना घर का कंस्ट्रक्शन करना है और कोई अच्छा सा कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर मुझे बता दो। तो दोस्तों वो आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वो तो रेफरेंस करेंगे ही, और आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर दे भी सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनजाने में या फिर आफत डालने के लिए Oh भी किसी का नंबर आपको दे yeah. दें और आप अपना जो घर का वर्क है बिना किसी जांच परखे और आपने उसको अपना काम स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जब ठेकेदार की बात आती है तो दोस्तों आपके बिल्डिंग या जो आपकी जमा पूंजी हार्ड एंड मनी है उसको बहुत ढंग से आपको यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए आपको
ठेकेदार का जो है वर्क कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करने से पहले आप उसके जो पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनको आप देखो, या जो उनकी ऑनगोइंग साइट है उन पे आप विजिट करो, उनको देखो और उनके एक्सपीरियंस लो आप उन क्लाइंट के साथ में जिनके साथ में वो डीलिंग कर रहे हैं, जिनका घर का मकान का कंस्ट्रक्शन वो करवा रहे हैं। तो दोस्तों उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको एक तो जानने को मिलेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नेचर कैसा है, उसका काम करने का तरीका क्या है, क्या वो अपने जो क्लाइंट हैं, इंजीनियर हैं, उनकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या फिर अपनी ही धुन में काम कर रहा है और क्लाइंट की कोई बिना किसी परवाह किए हुए वो धमाधम जो है अपना काम स्टार्ट करते जा रहा है आपकी बिना किसी की पैसों की परवाह किए बिना। तो दोस्तों घर के कंस्ट्रक्शन को आप हल्के में ना लें, और इसको करने के लिए जो है एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की तो आपको तलाश करनी चाहिए। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने के लिए इन सब पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, उसके जो पुराने वर्क हैं उनको भी देखना है, और जो ऑनगोइंग साइट है उस पर भी जाकर के आप देखो कि वो कैसा क्या काम कर रहा है और वो स्किल्ड है नहीं है। पता लगे कि वो ड्राइंग के बारे में कुछ समझता नहीं है, कोई लेआउट के बारे में नहीं समझता है, और आपकी जो टेक्निकली साउंड नहीं है, तो वो आगे चल करके बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है जो मैंने आपको बताया, इस पर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आकर के आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल कर दिया और बाद में चल कर के नए से नए जो डिस्प्यूट हैं वो आपके साथ में होते रहेंगे। तो दोस्तों और अब बात करते हैं इनके पेमेंट के शेड्यूल की। तो दोस्तों पेमेंट का जो शेड्यूल है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर इतनी जो है महंगाई होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई है, मटेरियल का हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, तो वही इम्पैक्ट जो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी पड़ता है। तो इसीलिए जो मैंने बताया आपको कि ये जो 300 से लेकर 350 रुपये तक की जो स्क्वायर फीट की रेट है ये वेरी करती है एरिया वाइज कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, किस तरह के एरिया में आप काम कर रहे हो, करवा रहे हो, और वहाँ पे जो लेबर की रेट है, क्योंकि एक बेसिक जो एक राजमिस्त्री है उसकी रेट आपको जो आज की जो रेट है 2025 में वो 1000 से लेके 1100 रुपये तक का उसका एक रेट होता है, और जो हेल्पर है हेल्पर की रेट 700 से लेके 800 रुपये तक एक हेल्पर की रेट होती है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा महंगाई होने की वजह से इन रेट भी बढ़ गई है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो जो है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर किससे चार्ज करेगा, वो आपसे ही चार्ज करेगा दोस्तों। तो इसका जो रेट है वो अराउंड 300 350 रुपये हो जाता है। अब बात करते हैं इनको पेमेंट हमें कैसे देना है। तो दोस्तों इसको स्टेज बाय स्टेज जो है वो आप अलग अलग स्टेज में आप डिवाइड कर लीजिए कि आपका जो वर्क स्कोप है वो कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि आपका जो प्लिंथ का जो लेवल है, मतलब फुटिंग तक का जो वर्क है, अगर वो 15% तक का वहाँ पे वर्क हो गया तो आप उसको अपनी जो रेट है अपने पास उससे 15% जो है उसका आप वहाँ पे पे आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद में जब वो ब्रिक वर्क, लिंटल लेवल और जो स्लैब की कास्टिंग की जो स्टेज जहाँ तक पहुँच जाती है, तो दोस्तों स्लैब आपकी डल गई तो वहाँ तक आपने इसको कॉन्ट्रैक्टर को 55% तक आपने पेमेंट कर दिया। उसके बाद में आपको इंटरनल प्लास्टर की बारी आती है, तो इंटरनल जो प्लास्टर है उसके अंदर भी एक 20% का अमाउंट आप वहाँ पे आप उसको पे आउट कर दीजिए। इसके अंदर वो चौखट लगा देगा, आपकी डोर फिक्सिंग जो है फ्रेम्स की वो कर देंगे, और जो प्लास्टर का वर्क है उसे वो करवा देंगे। उसके बाद में जब एक्सटर्नल प्लास्टर होता है तो उसके ऊपर फिर आप 20% पेमेंट आप उनको वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में उनको रिलीज़ कर दीजिए, तो 95% पेमेंट पहुँच गया। और 5% जो है जब पूरा अगर उनका काम हो जाता है तो आप उनको 5% पेमेंट अपनी स्कर्टिंग की रिपेयरिंग वगैरह या उस तरह के कोई छोटे मोटे काम हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब गाइज हम बात कर रहे हैं कि इस 300 रुपये के रेट के अंदर कौन कौन से जो वर्क है वो इंक्लूड है या नहीं है। इसके अंदर दोस्तों बात करते हैं अपन यूजी टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है उसके चार्जेस सेपरेट होते हैं, उनके चार्जेस आपको अलग से पे आउट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है आपके रैंप वगैरह हो गया अपने पास में, या बाउंड्री वॉल एरिया हो गया, अगर आपके वो स्लैब एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर है तब तो बाउंड्री वॉल आपको बना करके कॉन्ट्रैक्टर देगा, और लगता है कि भाई आपने सेटबैक छोड़ करके बनाया है, थोड़ा डिस्टेंस है, तो वहाँ पर उनके सेपरेटली वो चार्ज करते हैं। तो गाइज इसके अंदर ये जो एक्सटर्नल वर्क हो गया या एलिवेशन में कोई डिज़ाइन वगैरह हो गए तो उसके चार्जेस जो है वो भी एलिवेशन के अकॉर्डिंग जो है ठेकेदार जो है वो आपसे जो है काउंट करेगा, उसको अलग अलग बता देगा ये कैसे चार्जेस वो लेने वाले हैं, कौन से प्लास्टर में वर्क हो रहा है, कोई ब्रिक वर्क हो रहा है या फिर कुछ नया डिज़ाइन एलिवेशन में आप बना रहे हो, तो उसके सेपरेट चार्जेस पूरे एलिवेशन के हमें देने होते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं कि अगर घर के अंदर जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस एक तो होता है फ्लैट स्टेयर केस जहाँ से नीचे से आप देखने को पूरा फ्लैट मिलेगा, दूसरा होता है चेन स्टेयर केस यानी कि फोल्डेड स्टेयर केस जिसमें नीचे भी आपको स्टेपिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर स्टेपिंग वाला स्टेयर केस आप बना रहे हो तो उसकी भी डबल चार्जेस जो है वो आपको वहाँ देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका लेबर का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आगे से जो वेंडर्स होते हैं वो उसी तरह उनको डबल चार्ज करते हैं, तो वो भी एक सेपरेट एक्स्ट्रा आइटम बन करके सामने आ जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई यूजी टैंक आपने बना दिया, इसके चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए, कोई सीवरेज टैंक आपको बनाने होंगे तो दोस्तों उसके भी चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे।
तो दोस्तों आपका जो वर्क है वो फिर आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है, किस तरह का वर्क है और कहाँ पे है। सीवरेज का वर्क है अपने पास में, अगर सिविल लाइन आपका डली हुई है वहाँ पे तो कोई इशू है नहीं है, वहाँ पे सीवरेज के टैंक बनाने की कोई नीड नहीं है। और अदरवाइज़ आपको जो है उसमें सीवरेज का टैंक वगैरह या पिट वगैरह आपको बनानी होगी तो उनके सबके चार्जेस एक्स्ट्रा होता है। तो दोस्तों ये तो रहा सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क। इसके बाद में बात करते हैं फ्लोरिंग के ऊपर। तो दोस्तों फ्लोरिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें भी अलग अलग जो वर्क हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे फ्लोरिंग में आप ग्रेनाइट लगाना चाह रहे हो, टाइल लगाना चाह रहे हो, मार्बल लगाना चाह रहे हो, आपकी वॉल्स के ऊपर टाइल्स लगाना चाह रहे हो, एलिवेशन में कोई टाइल्स लगाना चाह रहे हो, तो इन सब की जो चार्जेस हैं वो अलग अलग स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली अगर मैं टाइल की बात करूँगा 2x4 तक की अगर आप फ्लोरिंग में टाइल लगा रहे हो तो उसका जो स्क्वायर फीट रेट है वो आपके 30 रुपये स्क्वायर फीट का रेट वहाँ हो जाता है। ग्रेनाइट अगर आप फ्लोरिंग में सोच रहे हो तो अराउंड 35 से लेके और 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ग्रेनाइट का चार्ज हो गया। मार्बल आपको लगाना है तो मार्बल भी 40 रुपीज़ से लेकर के 50-60 रुपीज़ तक वेरी करता है। वो किस तरह का मटेरियल है और क्या प्रोसेसिंग है उस प्रोसेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। दोस्तों वॉल टाइल्स का जो एरिया हो गया वो भी सेपरेट होता है पूरा। उसमें भी आपके डिपेंड ऑन साइज़ के ऊपर होता है कि आपके टाइल की साइज़ क्या है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही जो टाइलिंग का रेट स्टार्ट हो जाता है। 20 रुपीज़ से स्टार्ट होकर के और 30-40 रुपीज़ तक टाइल की जो क्लेडिंग है उनका रेट टॉयलेट के अंदर चलता है। इसके अलावा आपके जो किचन काउंटर्स हो गए तो किचन काउंटर का जो रेट है वो भी 350 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर पर स्क्वायर फीट या लेंथ में अगर मैं बात करूँ तो 850 से 900 रुपये रनिंग फिट की लेंथ के अंदर आपको किचन काउंटर बन जाता है, जिसके अंदर आपका प्लेटफॉर्म बन गया, अंडर काउंटर जो है वर्टिकल आपके मेंबर्स हो गए और आपकी जो 2 फीट हाइट तक की उसके अंदर टाइल इंक्लूड हो जाती है। तो दोस्तों ये सिविल के एक पार्ट हो गए, मेजर वर्क हो गए। स्टेयरकेस हो गया, उसमें भी ग्रेनाइट लगाना है, मार्बल लगाना है, तो उनकी जो रेट्स हैं वो अलग अलग वेरी करती है। इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको वहाँ पे राइटिंग में लेना है। राइटिंग में लेने से आपको बेनिफिट ही मिलेगा कि जब आप कॉन्ट्रैक्टर का जब इसको कंक्लूड करेंगे, उसका हिसाब करेंगे, तो वहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि आज आपने काम स्टार्ट किया, 3 महीने 4 महीने में काम चल रहा है, उसके बाद में जब वहाँ पे आप उसका पे आउट करने के लिए जब बैठते हैं तो फिर वो बिल के अंदर जो है ऊपर नीचे होती है सब चीज़ें। तो अगर आपको राइटिंग में लिखी हुई है तो आपको इशू आएगा, नहीं कॉन्ट्रैक्टर को इशू आएगा। तो हमेशा जो है आप राइटिंग के अंदर ये सारे प्रोसेस लीजिए। तो गाइज़ ये सारे पॉइंट जो हैं उन पॉइंटों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, तभी जाकर के आपका जो घर उसको एक अच्छे तरीके से आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा पाएंगे। अदरवाइज़ तो क्या है कि ये जो वर्क है इस वर्क के अंदर काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है। जो खुद ओनर है वो फेड अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का हमें स्टार्टिंग में ही पूरा ध्यान रखना होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।